चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में यूपीएससी के हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में बताया था, जिसमें मैंने ये जीएस स्कोर का डॉक्यूमेंट है, इसका मैंने यूज़ किया था। ठीक है, जिसमें मैंने बताया था कि हिस्ट्री के 5 पार्ट होते हैं। एक होता है एंशिएंट हिस्ट्री, एक होता है मिडाइवल हिस्ट्री, एक होता है मॉडर्न हिस्ट्री, एक होता है पोस्ट इंडिपेंडेंस और एक होता है वर्ल्ड हिस्ट्री। जिसमें मैंने एंशिएंट के 11 टॉपिक्स को डिस्कस किया था, मिडाइवल के मैंने 17 टॉपिक्स को डिस्कस किया था, 17 टॉपिक्स को, और मॉडर्न के मैंने 7 टॉपिक्स को डिस्कस किया था। और ये जो पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री है ना, ये मेंस का पार्ट है। तो जब हम मेंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे तब हम इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करेंगे इंडियन आर्ट एंड कल्चर की। ठीक है, तो मेरे भाई बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका अपना अंशुल अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल IAS गलियारा पर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम विजुअल आर्ट की अगर मैं बात करूं, विजुअल आर्ट क्या होते हैं? विजुअल आर्ट जिसको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें सबसे पहले हम देखेंगे IBC के हड़प्पन सिविलाइजेशन के स्कल्पचर्स के बारे में। ठीक है, हमें 4 तरह की चीजें मिलती हैं। एक मिलती है सील मिलती है, ब्रॉन्ज फिगर्स मिलते हैं, टेराकोटा फिगर्स मिलते हैं, पॉटरी मिलती है। जो सील्स हैं उनके ऊपर पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट लिखी हुई है, जो मतलब अनरीडेबल है, अनडेसिफर्ड है अभी तक तो। ठीक है, और सील्स को बनाने में जो मटेरियल यूज हुआ है वो है स्टीयरटाइट। और हमें 2 तरह की सील मिली हैं, एक है यूनिकॉर्न सील और एक है पशुपति। पशुपति को प्रोटोशेवा सील्स भी बोलते हैं, और जो यूनिकॉर्न है वो एक सींग वाला घोड़ा होता है ना, उसकी सील मिली है हमको। ब्रॉन्ज फिगर्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है डांसिंग गर्ल। इट इज वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट स्कल्पचर। ठीक है, इन विच लॉस्ट एंड वैक्स टेक्निक was used। ठीक, लॉस्ट एंड वैक्स टेक्निक से ही ज्यादातर ब्रॉन्ज फिगर्स बनाए जाते थे। टेराकोटा फिगर की अगर मैं बात करूं तो मदर गॉडेस और बियर्डेड प्रीस्ट का मेंशन मिलता है हमको। पॉटरी में रेड एंड ब्लैक कलर की पॉटरी हुआ करती थी, और सबसे खास पॉटरी होती थी उनकी परफोरेटेड पॉटरी, जिसको यूज करके वो लेकर बनाते थे शराब। ठीक है, चलिए स्कल्पचर्स ऑफ मॉडर्न एज की अगर मैं बात करूं तो मेरे को यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां देखने को मिली, जिसमें जिनका सिग्निफिकेंस जैनिज्म, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म तीनों रिलीजन्स में हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक, पोस्ट मौर्य पीरियड की अगर मैं बात करूं तो मेरे को यहाँ पे दिखाई दिए 3 स्कूल डेवलप हुए। ठीक है, 3 स्कूल कौन कौन से? एक तो था गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, एक था मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, और एक था अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। जो गांधार है वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में डेवलप हुआ था, और जो मथुरा और अमरावती है वो इंडिजीनियसली डेवलप हुए थे। गांधार में इंडो ग्रीक का इन्फ्लुएंस था, लेकिन जो मथुरा है और अमरावती है वो इंडिजीनियसली डेवलप थे। ठीक, गुप्ता स्कल्पचर्स की अगर मैं बात करूं तो सारनाथ स्कूल डेवलप हुआ था। ठीक है, एग्जाम्पल है सुल्तानगंज बुद्धा। गुप्ता स्कल्पचर्स के बारे में जो देखा जाए तो इसमें सारनाथ स्कूल डेवलप हुआ था। ठीक है ना, और फिर हम बात करेंगे मिडाइवल स्कूल ऑफ स्कल्पचर्स की और मॉडर्न इंडियन स्कल्पचर्स की। ठीक है, चलिए आर्किटेक्चर की अगर मैं बात करूं एंशिएंट इंडिया के, तो सबसे पहले आता है हड़प्पन पीरियड का आर्किटेक्चर। हड़प्पन पीरियड के आर्किटेक्चर में अगर मैं देखूं तो 3 तरह की बिल्डिंग मेरे को देखने को मिली, ड्वेलिंग हाउस, पब्लिक बिल्डिंग और पब्लिक बाथ। ठीक है, और वहां के आर्किटेक्चर में मेरे को ग्रिड पैटर्न देखने को मिला, और उसमें सिटाडेल का कंसेप्ट था, जिसमें मतलब रूलिंग क्लास के लोग रहते थे, और जो नीचे वाला सिटाडेल एक माउंट की तरह होता है, जिसके ऊपर जो रूलिंग क्लास है वो रहते थे, और जो लोअर क्लास है वो सिटाडेल के नीचे वाले हिस्से में रहते थे। ठीक है, फेमस है इसमें एक है ग्रेट ग्रेनरी, एक है ग्रेट बाथ। ठीक है, इसको भूले नहीं। और हाँ, सबसे मेन आर्किटेक्चर में उनका जो ड्रेनेज सिस्टम था ना, वो बहुत ज्यादा एडवांस था। जो आज का ड्रेनेज सिस्टम है और हड़प्पा का ड्रेनेज सिस्टम है, अगर आप कंपेयर करेंगे ना तो ऑलमोस्ट सेम रहेगा, सेम मिलेगा तुमको। ठीक है, मौर्य आर्किटेक्चर की अगर मैं बात करूं तो मुझे यहाँ पर पैलेस देखने को मिले हैं, पिलर्स देखने को मिले, स्तूपा, केव और पॉटरी। पैलेस में जो मेन मटेरियल यूज होता था वो होता था वुड। ठीक है, और पिलर्स जो है ना एक पत्थर से बनाए जाते थे। सिंपल मतलब एक ही पत्थर हुआ करता था, उससे पिलर बनाए जाते थे। ठीक, हमको इसमें देखने को मिलता है सारनाथ पिलर, जो जिसका एम्बलम मतलब हमने एम्बलम जो यूज किया है ना वो सारनाथ पिलर से लिया हुआ है।
स्तूपा की अगर मैं बात करूं तो सांची स्तूप, ठीक है, ये देखने को मिला। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं स्तूप्स के, ठीक है। केव, केव जो होती थी बेसिकली विहारा की तरह यूज होती थी, जो बुद्ध और जैन मॉन्क होते थे उनके द्वारा, ठीक। एग्जाम्पल है इसका बाराबरी केव्स और नागार्जुनी केव्स जो कि बिहार में लोकेटेड है। और पॉटरी जो होती थी वो NBPW, नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ठीक है, ये पॉटरी हुआ करती थी। पोस्ट मौर्य की अगर मैं बात करूं तो पोस्ट मौर्यन पीरियड में 3 डायनेस्टीज मेरे को देखने को मिली, मतलब 2 डायनेस्टी देखने को मिली हमको, जो नॉर्थ में फ्लरिश हुई और साउथ में फ्लरिश हुई। नॉर्थ में जो फ्लरिश हुई थी उनका नाम है शुंगा डायनेस्टी, कण्वा डायनेस्टी, कुषाण डायनेस्टी और शाका डायनेस्टी। साउथ वाली जो डायनेस्टी है उनमें से है सातवाहन डायनेस्टी, इक्ष्वाकु डायनेस्टी और वकाटका डायनेस्टी, ठीक है। 2 तरह के हमको रॉक केव्स मिले थे वहां पे, चैत्य विहारा। दोस्तों देखिए, मौर्य में हमारे पास सिर्फ विहारा थे, लेकिन पोस्ट मॉडर्न पीरियड में हमको चैत्य भी देखने को मिला। चैत्य जो थे वो प्रेयर हॉल हुआ करते थे और जो विहारा थी वो रेजिडेंशियल हॉल हुआ करते थे, ठीक है। स्तूपा पहले मौर्य पीरियड में आ गए थे, लेकिन पोस्ट मॉडर्न पीरियड में स्तूपा को बड़ा कर दिया गया और बहुत ज्यादा डेकोरेट किया गया। जैसे तोरण, जो सांची का स्तूप है ना, वो बना तो पहले दिया गया था, लेकिन जो गेटवे हैं उसके 4 जो गेटवे हैं, तोरण जिसको हम बोलते हैं, वो बाद में बनाए गए थे, पोस्ट मॉडर्न पीरियड में बनाए गए थे, ठीक है। गुप्ता पीरियड की अगर मैं बात करूं तो गुप्ता पीरियड में ये बोला जाता है कि ये गोल्डन एज था आर्किटेक्चर का, ठीक है। इसमें टेम्पल आर्किटेक्चर वो बहुत मतलब क्लाइमैक्स पर था, वो पीक पर था। और केव्स को डेकोरेट करने का चलन चल गया था गुप्ता पीरियड में, जिसमें फ्रेस्को मुराल पेंटिंग्स जो दीवार पर बनाई जाती है ना, वो पेंटिंग्स यूज हुआ करती थी केव्स में। केव्स में वो पेंटिंग बनाई जाती थी। एग्जाम्पल है केव्स का, जैसे अजंता केव्स है, आप अजंता केव्स जाइए, आपको देखने को बहुत मिलेगा फ्रेस्को मुराल पेंटिंग। एलोरा केव्स हुई, बाघ केव्स हुई, जूनागढ़ केव है, मंडपेश्वर केव्स हैं, उदयगिरी केव्स हैं, एटसेट्रा, ठीक है। तो ये टेम्पल्स के बारे में है। तो ये टेम्पल्स का हम डिस्कशन अभी करते हैं, ठीक है। चलिए, तो जो टेम्पल है ना वो 5 स्टेज में डेवलप हुआ था। इसमें पहली स्टेज में मतलब जो टेम्पल था वो फ्लैट हुआ करता था, प्लेटफॉर्म लो हुआ करता था, स्क्वायर शेप का हुआ करता था, तो मतलब सादा एक कोठरी बना दी जाती थी, वही टेम्पल हो जाता था। लेकिन जब दूसरी स्टेज आई तो उसमें प्लेटफॉर्म को थोड़ा ऊंचा बनाया गया, अप्रेस किया गया, ठीक है। और जो टेम्पल थे वो सिंगल स्टोरी की जगह डबल स्टोरीड की गई। और एक खास बात सेकंड स्टेज की, उसमें जो परिक्रमा मार्ग होता है ना वो क्रिएट कर दिया गया, कि मतलब एम्बुलेटरी पैसेज वे जो होता है वो डेवलप हो गया। थर्ड स्टेज में देखें तो शिखर का इमरजेंस हो गया। जो शिखर होते थे ना, मतलब जो फर्स्ट और सेकंड में ऊपर एक टावर, जो कर्विलिनियर टावर होता है ना, वो नहीं होता था, लेकिन थर्ड स्टेज में कर्विलिनियर टावर आ गया, मतलब जिसको हम शिखर कहते थे, ठीक है। और मेन बात यह है कि जो गर्भगृह होता था ना, उसमें पंचायतन स्टाइल का यूज किया जाने लगा। पंचायतन स्टाइल बोले तो बीच में एक डिटी हुआ करता था और उसके चारों मतलब 4 जो डिटी होते थे वो सब्सिडियरी डिटीज होते थे, ठीक है। मतलब जैसे अगर आज हम बात करें तो जो शिव जी हैं, तो शिव जी बीच में रहते हैं, शिव जी, ठीक है। और उनका जो परिवार है उनके चारों तरफ रहता है। शिव जी, पार्वती जी हो गए, गणेश जी हो गए, कार्तिकेय जी हो गए, नंदी बाबा हो गए, एटसेट्रा, ठीक है। तो ये थर्ड स्टेज में आ गया था। और फोर्थ स्टेज जो थी ना वो थर्ड स्टेज के ऑलमोस्ट सिमिलर थी, लेकिन जो श्राइन हुआ करती थी ना, जो मेन श्राइन हुआ करती थी, गर्भगृह हुआ था, वो रेक्टेंगुलर बना दिया गया था, बहुत ज्यादा, मतलब मोर रेक्टेंगुलर, ठीक है। और 5वीं स्टेज में सर्कुलर टेम्पल आ गए थे, सर्कुलर शेप के टेम्पल आ गए थे, ठीक है। तो ये जो टेम्पल्स हैं हम इनको मतलब ये 5 स्टेज में डेवलप हुए थे, ठीक है। बेसिकली हमको जो स्टाइल है ना वो 4-5 तरह की हमको स्टाइल देखने को मिलती है। एक है नगरा स्टाइल, एक है द्रविडियन स्टाइल, एक है वेसर स्टाइल और एक है नायक स्टाइल, ठीक है। तो मैं बात करूं अगर चोला पीरियड की और ये पल्लवा पीरियड की, तो ये जो है ना इसको द्रविडियन स्टाइल में बनाया गया था, जिसमें बहुत मतलब जो गोपुरम हुआ करते थे ना, गोपुरम जो लार्ज गेटवे जो होते थे ना वो गोपुरम कहलाते थे। विमान डेवलप हो गया था, बाउंड्री वॉल हुआ करती थी टेम्पल के बाहर, बहुत बड़ी ह्यूज बाउंड्री वॉल। इनका ह्यूज कंट्रीब्यूशन था द्रविडियन आर्किटेक्चर में, चोला आर्किटेक्चर में, पल्लवा आर्किटेक्चर में, ठीक है। जैसा कि आप अगर मीनाक्षी टेम्पल को अगर आप देखें तो जो मतलब बहुत बड़ा प्रेमाइस हुआ करता था,
बीच में टेम्पल है और उसके चारों तरफ, चारों साइड में बहुत बड़े बड़े गेटवेज बने हुए हैं, गोपुरम बने हुए हैं, इनको हम गोपुरम बोलते थे। ठीक है, अगर मैं ये, हाँ ये पांड्या टेम्पल भी इसी का पार्ट है। अगर मैं ये नायका टेम्पल्स की अगर मैं बात करूं, नायका टेम्पल्स की अगर मैं बात करूं तो ये नायका रूलर्स के द्वारा बनाए गए थे, जिसमें मदुरई स्कूल आता है, मदुरई स्कूल के टाइम का आर्किटेक्चर है ये। ठीक है, ये, हाँ एक चीज और है ना, जो मीनाक्षी टेम्पल है ना, मीनाक्षी टेम्पल, उसका जो गोपुरम है बहुत बड़ा है, लार्जेस्ट है यूं मान लो। ठीक है, लार्जेस्ट गोपुरम है और ये नायका टेम्पल्स कहलाते हैं। ठीक है, विजयनगर पीरियड में भी उसी टाइप का, जो क्या कहते हैं, ये विजयनगर में आ गया तुम्हारा वैसर स्टाइल। ठीक है, आइए आगे आते हैं। ये रहा टेम्पल्स ऑफ केरला, वही है पांड्या रूलर्स, चोला रूलर्स। ठीक है, वैसर स्टाइल, नगरा स्टाइल प्लस, नगरा स्टाइल प्लस द्रविडियन स्टाइल। ठीक है, और ये जो थे ना चालुक्य, राष्ट्रकूटा, होयसल डायनेस्टी जो थी, इनके टाइम पे ये वैसर स्टाइल डेवलप हुई थी। और इंडो इस्लामिक अगर आर्किटेक्चर की अगर मैं बात करूं तो इंडो इस्लामिक में इंडियन प्लस पर्शियन इन्फ्लुएंस हमको देखने को मिलता है। ठीक है, इसको हम इंडो सार्सेनिक आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। इसमें जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है, इसमें हमको मीनार्स का यूज देखने को मिलता है, जो मीनारें होती हैं। ठीक है, आर्कुएट स्टाइल में ये बनता था और इसमें जो सीमेंट था ना, उसको मोर्टार बोलते थे, उसका यूज किया था। मोर्टार्स को मतलब ब्रिक्स को लगाने के लिए, चिपकाने के लिए, जो आज सीमेंट है, उस टाइम मोर्टार हुआ करता था। ठीक है, डेकोरेशन ऑफ कैलीग्राफी, कैलीग्राफी का बहुत ज्यादा डेकोरेशन हुआ था और अरेबेस्क्यू मेथड का यूज हुआ करता था, जिसमें पिटाडोरा, मेन पिटाडोरा है, जिसमें जो जेम्स हुआ करते थे, मतलब फूल पत्ती की डिजाइन बनाते थे और उसमें जेम्स को फिट, प्रीशियस स्टोन्स को फिट कर दिया करते थे। फूल पत्तियों का बहुत ज्यादा महत्व था और ज्योमेट्रिकल फिगर्स बनते थे, जाली वर्क का बहुत ज्यादा यूज होता था। ठीक, और जो गार्डन थे मुगल आर्किटेक्चर के, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के, वो चार बाग स्टाइल में बनाए जाते थे। ठीक है, मतलब चार गार्डन होंगे, मतलब चार बीच में, और बीच से उसके रोड निकाल दी जाती है और बीच में फाउंटेन लगा दिया जाता है, जो भी हो, मतलब चार गार्डन बना दिए जाते थे एक गार्डन में से। चार बाग स्टाइल ये होती है। मेन जो है वो फोर साइटनिंग टेक्निक देखने को मिलती है वहां पर इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में, मतलब दूर होकर भी पास नजर आता है। आप कभी ताजमहल घूमने आइएगा तब देखिएगा। ठीक है, ताजमहल आपको बहुत करीब दिखाई देगा, लेकिन जब आप उस गेटवे को, जब आप, मतलब जो फोर साइटनिंग टेक्निक से जो गेटवे बनाया गया है, अगर आप उसको क्रॉस करेंगे तो फिर आपको ताजमहल बहुत दूर दिखेगा। जब आप उसको पीछे आ जाएंगे तब आपको ताजमहल बहुत पास दिखाई देगा। ये होती है फोर साइटनिंग टेक्निक। ठीक है, बहुत बढ़िया देखने को मिला है हमको इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में। तो चलिए, इंपीरियल स्टाइल दिल्ली सल्तनत की अगर मैं बात करें तो दो तरह की आर्किटेक्चर डेवलप हुआ था, एक था इंपीरियल और एक था प्रोविंशियल स्टाइल। ठीक है, ये रहा प्रोविंशियल स्टाइल। ठीक है, चलिए, तो इंपीरियल में हमें मतलब पांच डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत में। एक थी स्लेव डायनेस्टी, एक थी खिलजी, एक थी तुगलक डायनेस्टी, एक थी लोधी डायनेस्टी और एक थी सैयद डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी में जो आर्किटेक्चर डेवलप हुआ था वो ममलूक स्टाइल में हुआ था, जैसे कुतुब मीनार हो गया, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा हो गया अजमेर में। ठीक है, कुतुब मीनार, मैंने बोला ना मीनार जो है वो डेवलप हुई थी इस इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में। ठीक है, खिलजी डायनेस्टी में अगर मैं बात करूं तो सेल्जुक स्टाइल का यूज हुआ है। जैसे एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो अलाई दरवाजा हुआ, सीरी फोर्ट हुआ। ठीक है, तुगलक डायनेस्टी की मैं बात करूं तो इसमें कुछ ज्यादा खास डेवलपमेंट नहीं हुआ, ये क्राइसिस पीरियड था इस समय। ठीक है, और इसमें जो था ना, मोर फोकस स्ट्रेंथ पे दिया गया था, ना कि डेकोरेशन पर। मतलब जो आर्किटेक्चर बनाया जाता था उसकी जो मजबूती है उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था। एग्जाम्पल है इसका तुगलकाबाद फोर्ट, ठीक है, जहांपना फोर्ट, फिरोजाबाद फोर्ट। ठीक है, तो जो है ना, मतलब स्ट्रेंथ थी वो उसमें यूज होती थी स्लोपिंग वॉल्स, उसको हम बटेर स्टाइल भी बोलते हैं। ठीक है, स्लोपिंग वॉल्स बनाई जाती थी, जिससे कि अगर दुश्मन ऊपर भी चढ़े ना तो फिसल के नीचे गिर जाए। प्रोविंशियल में बंगाल स्कूल देखने को मिलेगा, जौनपुर स्कूल देखने को मिलेगा, मालवा स्कूल और बीजापुर स्कूल देखने को मिलेगा। ठीक है, मुगल स्टाइल की अगर मैं बात करूं तो मुगल स्टाइल में हमें, मतलब मुगल्स में कितने लोग थे? बाबर था, हुमायूं था, शेर शाह सूरी था, वो बीच में आ गया था, सूर डायनेस्टी वाला।
अकबर था, जहांगीर था, शाहजहां था, औरंगजेब था, और बाकी के लिटिल मुगल से उनके भी खास डेवलपमेंट नहीं हुआ उनका। ठीक है, बाबर ज्यादा खास कुछ नहीं किया, क्यों? क्योंकि वो 4 साल ही रह पाया था इंडिया में, 1526 से लेकर के 1530 तक। तो उसने ज्यादा अपना पावर को कंसोलिडेट करने का काम किया था, ना कि आर्किटेक्चर को डेवलप करने का। हुमायूं की अगर मैं बात करूं तो दिनपना सिटी की स्टैब्लिशमेंट की, और जो प्रोमिनेंट स्टाइल थी ना वो पर्शियन स्टाइल में बनाया करता था। शेरशाह सूरी आया, शेरशाह सूरी ने रोहतास फोर्ट बनाया पाकिस्तान में। जीटी रोड का निर्माण कराया था उसने, जिसको हम सड़क आजम भी बोलते हैं। ठीक, और उसने अपना टॉम्ब बनवाया था सासाराम बिहार में। ठीक है, अकबर की मैं बात करूं तो आगरा फोर्ट बनाया, जिसमें दीवाने खास है, दीवाने आम, मोती मस्जिद, जहांगीरी महल, शीश महल, और अगर आगरा फोर्ट के गार्डन की अगर मैं बात करूं तो वो भी चारबाग स्टाइल में बनाए जाते थे। ठीक, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा देखने को मिला। बुलंद दरवाजा कब बनाया गया था? बुलंद दरवाजा बनाया गया था गुजरात कैंपेन के बाद, जब अकबर गुजरात से लौटा था, गुजरात विजय के बाद, तब बुलंद दरवाजा बनाया गया था। उसमें फतेहपुर सीकरी में हमको पंचमहल देखने को मिलेगा, 5 मंजिल महल है ये। ठीक, इबादत खाना देखने को मिलेगा, जोधाबाई पैलेस है, और तुम्हारा सलीम चिश्ती की दरगाह देखने को हमको मिलेगी, जो कि व्हाइट मार्बल से बनी हुई है। जहांगीर की अगर मैं बात करूं तो उसने अकबर का मकबरा बनाया था सिकंदरा में, आगरा। आइए आप कभी आगरा घूमने के लिए, तो दिखाएंगे आपको भी। ठीक है, शालीमार बाग उसने कश्मीर में बनवाया, मोती मस्जिद लाहौर में बनवाई। और जहांगीर जो था ना वो ज्यादा फोकस करता था आर्ट और पेंटिंग पर, लेकिन आर्किटेक्चर पे उसका इतना फोकस नहीं था, आर्ट और पेंटिंग पर ज्यादा फोकस था। शाहजहां, जिस तरीके से गुप्ता पीरियड जो था वो गोल्डन एज था आर्किटेक्चर का, ऐसे ही मुगल आर्किटेक्चर का गोल्डन पीरियड शाहजहां के पीरियड में आया। ठीक है, जिसमें उसने ताजमहल का निर्माण कराया आगरा में जो है, रेड फोर्ट का जो दिल्ली में, जामा मस्जिद दिल्ली, शालीमार बाग लाहौर। यहाँ पे देखो, जहांगीर ने जो शालीमार बाग बनवाया था वो कश्मीर में बनवाया था, लेकिन जो शाहजहां है उसने शालीमार बाग लाहौर में बनवाया था। ठीक, और एक सिटी का निर्माण भी कराया था शाहजहां ने, शाहजहाबाद सिटी का। ठीक है, औरंगजेब की अगर मैं बात करूं आर्किटेक्चर की, तो उस समय डिक्लाइन कर गया। भाई, अगर कोई चीज पीक पे होती है, क्लाइमेक्स पे पहुंचती है, तो ऑब्वियसली वो डिक्लाइन पे आएगी एक बार। ठीक है, औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनवाया था औरंगाबाद में। ठीक है, अपनी जो बीवी थी उसकी याद में बीबी का मकबरा बनवाया था, और उसने ताजमहल के जैसा ही बनवाया था। उसको हम पुअर इमिटेशन ऑफ ताजमहल भी बोल सकते हैं, एक एपिटोम है ताजमहल का। ठीक है, ताजमहल के जैसा है, बिल्कुल सेम टू सेम, 4 मीनारें हैं, जो मेन बिल्डिंग है वो है। ठीक है, तो चलिए, सिख स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर की अगर मैं बात करूं तो ये जो सिख स्टाइल थी ना, ये मुगल स्टाइल से हैवीली इन्फ्लुएंस थी, जिसमें मल्टीपल छतरीज का इस्तेमाल किया जाता था। अनियन डोम हुआ करता था, जो जो गुम्बद हुआ करती थी वो अनियन शेप की हुआ करती थी। फ्लूटेड डोम हुआ करता था, मतलब जो अनियन डोम है उसके ऊपर भी एक और डोम हुआ करता था फ्लूट की शेप में, फ्लूटेड डोम। ठीक, आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं गोल्डन टेम्पल, श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा जो है, ठीक है, अमृतसर में, पंजाब, वो बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है सिख आर्किटेक्चर का। ठीक, राजपूत स्टाइल की अगर मैं बात करूं तो उसका बेसिक फीचर था हैंगिंग बालकनीज, झरोखा। झरोखा हुआ करता है ना, हैंगिंग बालकनीज, मतलब बालकनीज को बाहर बिल्डिंग से निकाल दिया जाता था। ठीक है, वो बेसिक फीचर था, और ये भी मुगल से इन्फ्लुएंस थे, लेकिन ज्यादा नहीं थे। ठीक, फिर हम सैलिएंट फीचर्स के बारे में भी देख लेंगे। ठीक है, चलिए मॉडर्न आर्किटेक्चर की तरफ चलते हैं। तो मॉडर्न आर्किटेक्चर में हमको यूरोपियन इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। यूरोपियन में एक है पोर्टुगीज और दूसरे हैं फ्रेंच। जो पोर्टुगीज हैं वो आइबेरियन स्टाइल का यूज किया करते थे, और जो फ्रेंच हैं वो मतलब कंसेप्ट लेके आए थे अर्बन सिटी प्लानिंग का। पोर्टुगीज की अगर मैं बात करूं तो दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस कंसेप्ट ऑफ पैटियो हाउस और बैरोक स्टाइल। ठीक है, जिसमें एग्जाम्पल के तौर पे देखूं तो कैथेड्रल है गोवा में, सेंट पॉल चर्च है दीव में। फ्रेंच की मैं बात करूं तो जो अर्बन सिटी प्लानिंग का जो कंसेप्ट था वो हमें देखने को मिला है पुडुचेरी, चंदेर नावर। ठीक है, और ये जो अर्बन सिटी प्लानिंग थी वो कार्टेशियन ग्रिड प्लान के ऊपर बेस्ड थी, साइंटिफिक आर्किटेक्चरल डिजाइन। ठीक है, और जो है ना ये इंडो सार्सेनिक आर्किटेक्चर, इसको बोलते हैं ब्रिटिश स्टाइल आर्किटेक्चर। ठीक है, गोथिक स्टाइल। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे मैं विक्टोरिया मेमोरियल और सेंट पॉल चर्च कैथेड्रल है कलकत्ता में। ठीक, पोस्ट इंडिपेंडेंस में 2 स्कूल इमर्ज हुए थे,
पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में, ठीक है, दो स्कूल इमर्ज हुए थे, जिसमें एक था रिवाइवलिस्ट और एक था मॉडर्निस्ट, लेकिन इनके ऊपर से भी कॉलोनियल हैंगओवर उतर नहीं पाया था, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इन्होंने भी कंट्रीब्यूशन दिया था आर्किटेक्चर में। इंडियन पेंटिंग की अगर मैं बात करूं तो चलिए मूव करते हैं इंडियन पेंटिंग के बारे में। तो इंडियन पेंटिंग में देखेंगे ट्रेडिशन ऑफ मुराल पेंटिंग इन इंडिया। मुराल पेंटिंग से पहले हम देखते हैं जो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग थी, उनको हम पेट्रोग्लिफ्स भी बोलते थे, जिसमें 3 स्टेज थी, अपर पैलोलिथिक, मीजोलिथिक, चैल्कोलिथिक, ठीक है। अपर पैलोलिथिक पीरियड में एनिमल और ह्यूमन फिगर्स का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस था, जिसमें जो रेड कलर का जो आजकल गेरू यूज होता है ना, वो पहले भी यूज होता था, गेरू, ठीक है। और रेड प्लस ग्रीन कलर यूज होता था, तीसरा कलर कोई यूज नहीं होता था अपर पैलोलिथिक पीरियड में। मेसोलिथिक में बात करूं तो रेड कलर यूज होता था, ठीक है। पेंटिंग जो थी वो स्मॉल हो गई थी, और ये जो पेंटिंग थी ना वो मोस्ट कॉमन थी। मतलब मोस्ट कॉमन कौन सी? ग्रुप पेंटिंग की जो पेंटिंग थी वो बहुत कॉमन थी मेसोलिथिक पीरियड में। जो बना रहा है ग्रुप पेंटिंग की पेंटिंग बना रहा है, बहुत सारी पेंटिंग आपको देखने को मिलेगी। कैलकोलिथिक पीरियड की अगर मैं बात करूं तो ग्रीन के साथ साथ येलो कलर का भी यूज होने लग गया, और कैलकोलिथिक पीरियड में बैटल सीन्स का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस हमको देखने को मिला, ठीक है। मुराल पेंटिंग की मैं बात करूं तो जो मुराल पेंटिंग है ना वो क्या है, मैंने पहले भी बताया था, जो फ्रेस्को मुराल, हाँ फ्रेस्को मुराल के बारे में पहले बात की थी, वही मुराल पेंटिंग्स हैं, ठीक, जिसको हम मतलब सॉलिड सरफेस पे या वॉल पे वर्क होता था, ठीक। और जो थीम होती थी इनकी, ये ज्यादातर हिंदू, जैन, बुद्धिज्म पर बेस हुआ करती थी। हम मुराल पेंटिंग को हम देख सकते हैं, अजंता केव्स हैं, एलोरा केव्स हैं, बाग केव्स हैं, और एटसेट्रा, ठीक है। मिनिएचर पेंटिंग की मैं बात करूं तो मिनिएचर मतलब बहुत छोटा, मिनिएचर मतलब बहुत ज्यादा छोटा, और डिटेल मतलब छोटे साइज में हम डिटेल डिस्कशन कर सकें, जैसे स्मॉल और डिटेल पेंटिंग हुई। जैसे कंडीशन हुआ करती थी, 2 कंडीशन हुआ करती थी मिनिएचर पेंटिंग की, कि 25 स्क्वायर इंच से ज्यादा बड़ी ना हो, और जो एक्चुअल साइज है उसका 1/6 होनी चाहिए मिनिएचर पेंटिंग। 2 प्रोमिनेंट स्कूल हमको देखने को मिले थे, पाला स्कूल और अपभ्रंश स्कूल, ठीक है। डेक्कन की पेंटिंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो डेक्कन की जो पेंटिंग है वो सादा पेंटिंग हुआ करती थी, और ये जो है मतलब ट्रांजिशन पीरियड था मिनिएचर्स का, ठीक, ज्यादा इसमें ऐसा कुछ नहीं है। राजपूत स्कूल की अगर मैं बात करूं तो राजपूत स्कूल में मेवाड़ स्कूल देखने को मिला है हमको, अम्बेड जयपुर स्कूल देखने को मिला है, मारवाड़ स्कूल देखने को मिला है। मेवाड़ स्कूल में तमाशा पेंटिंग्स का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस था, और मारवाड़ स्कूल में 2 स्कूल डेवलप हुए थे, एक था किशनगढ़ स्कूल और एक था बूंदी स्कूल, ठीक है। किशनगढ़ स्कूल की तुम्हारी राधा बनी ठनी पेंटिंग हो गई, जो चंदा साहिब में कौन है, निहाल चंद, हाँ निहाल चंद ने बनाई थी राधा बनी ठनी, ठीक है। पहाड़ी स्कूल की मैं बात करूं तो 2 स्कूल डेवलप हुए थे उसमें, एक था बसौली स्कूल, एक था कांगड़ा स्कूल। बसौली स्कूल जो था वो मतलब मुगल टेक्नोलॉजी को यूज किया करता था पेंटिंग की, और जो कांगड़ा स्कूल था वो केव सीन्स दर्शाता था कृष्णा की, जो मतलब केव सीन नहीं, लव सीन्स को, कृष्णा की जो मतलब प्रेम कहानियां थी उनको दर्शाता था कांगड़ा स्कूल। मिनिएचर पेंटिंग की अगर मैं बात करूं, पहाड़ी स्कूल की बात हो गई, ठीक है। मिनिएचर पेंटिंग की अगर मैं बात करूं तो मिनिएचर पेंटिंग में जो साउथ इंडिया की हैं उनकी, उनमें डिवाइन क्रिएचर्स को पेंट किया जाता था, और ज्यादातर यूज होता था गोल्ड का, ठीक है। हमें इसमें तंजौर पेंटिंग देखने को मिली है, मैसूर पेंटिंग हमको देखने को मिली है। तंजौर में जो है ब्रिलियंट कलर यूज होते थे और गोल्ड लीफ का यूज होता था, ठीक है। आजकल की आप तस्वीरों में आप देख सकते हो, ठीक है। मैसूर पेंटिंग में जो है वो गैसो पेस्ट का यूज हुआ करता था, ठीक है। मॉडर्न पेंटिंग की अगर मैं बात करूं तो मॉडर्न पेंटिंग में एक कंपनी पेंटिंग हमको देखने को मिली, बाजार पेंटिंग हमको देखने को मिली, ठीक है। एक और टॉपिक है इसमें मेंशन नहीं है, वो है हमारा फॉक पेंटिंग्स, जिसमें मधुबनी, पट्टा चित्रा पेंटिंग, कलमकारी पेंटिंग, वर्ली पेंटिंग, थांगका पेंटिंग, मंजूषा पेंटिंग, पिथौरा पेंटिंग एटसेट्रा, और भी बहुत सारी पेंटिंग है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, पॉटरी के ट्रेडिशन के बारे में हम देखते हैं। पॉटरी, हाँ ये तो कर लिया था ना, ऑकर कलर पॉटरी, ब्लैक रेड वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर, नदन ब्लैक पॉलिश वेयर, ग्लेज्ड और अनग्लेज्ड पॉटरी, ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। चलिए म्यूजिक पे चलते हैं। तो
म्यूजिक जो है भारत में, एक सेकेंड, हाँ, जो म्यूजिक है ना उसके 3 पिलर हुआ करते थे। मेन पिलर जो है वो 3 पिलर हुआ करते थे, जिसमें राग हो गया, एक ताल हो गया और एक स्वर हो गया। राग में औदव राग हो गया जिसमें 5 नोट हुआ करते हैं, साधव राग हो गया 6 नोट हुआ करते हैं, संपूर्ण राग हो गया जिसमें 7 नोट हुआ करते हैं। ताल जो है वो रिदमिक स्टाइल है बीट्स का, जिससे 3 से लेकर के 108 ताल होती हैं। लेकिन अभी जो है मतलब नोन जो है वो है तुम्हारी 30 के आसपास, और जो यूज होती हैं वो 10 से 12 ताल यूज होती हैं। ठीक है। स्वर की मैं बात करूं तो 7 स्वर होते हैं जिसको हम सप्तक या सरगम भी बोलते हैं। सा रे गा मा पा धा नी। ठीक है, यही 7 स्वर होते हैं। ठीक है। फॉर्म्स की अगर मैं बात करूं तो टोटल 4 फॉर्म्स हमको देखने को मिली हैं इंडियन म्यूजिक की। एक है क्लासिकल, एक है मॉडर्न, एक है फोक म्यूजिक और एक है फ्यूजन ऑफ क्लासिकल एंड फोक म्यूजिक। ठीक है। क्लासिकल में 2 तरह के स्कूल हमको देखने को मिले, एक था कार्नेटिक स्कूल और एक था हिंदुस्तानी स्कूल। हिंदुस्तानी स्कूल नदन पार्ट में फ्लरिश हुआ था, कार्नेटिक स्कूल सदर्न पार्ट में फ्लरिश हुआ था। जिसमें मतलब जो हिंदुस्तानी है वो 10 हिंदुस्तानी में ध्रुपद स्टाइल का यूज हुआ करता था, ख्याल, ठुमरी, टप्पा एटसेट्रा। और जो हिंदुस्तानी में इंस्ट्रूमेंट यूज होते थे वो थे तबला, सारंगी, सितार, संतूर। कार्नेटिक में वीणा हो गया, मृदंगम हो गया, मैंडोलिन हो गया। ठीक है। अगर मैं फोक म्यूजिक की अगर मैं बात करूं तो फोक म्यूजिक काफी तरह के थे, जिसमें एक है अल्हा म्यूजिक है, वो एमपी में देखने को मिलता है। पनिहारी राजस्थान। एक भजन है, भजन टाइप का है, पनिहारिन का भेष बनाया, ऐसे करके है। ठीक है। एक है डांडिया जो गुजरात में है, एक है भावगीत जो महाराष्ट्र में है। ठीक है। बहुत सारे हैं फोक म्यूजिक। ठीक। जो मॉडर्न है वो उसके बारे में देखेंगे, और जो फ्यूजन ऑफ क्लासिकल एंड फोक म्यूजिक है उसमें हमको भजन देखने को मिलता है, शब्द देखने को मिलता है, कव्वाली, हवेली संगीत और गण संगीत देखने को हमको मिलता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की मैंने बात कर ली है, और कुछ हैं जो आपको बुक्स में मिल जाएंगे। ठीक है। अगर ज़्यादा देखूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इंस्टीट्यूशन रिलेटेड टू म्यूजिक में अगर मैं बात करूं जैसे संगीत साहित्य अकेडमी। ठीक है। चलिए, म्यूजिक में इतना ही। डांस में देखते हैं डांस क्या है। ठीक है। डांस जो है वो अष्टनायिका में, मतलब जो कंसेप्ट ऑफ डांस है। ठीक है। कंसेप्ट ऑफ डांस और कंसेप्ट ऑफ अष्टनायिका में दोनों टॉपिक्स को एक साथ लेकर के चलूंगा। अष्टनायिका में 9 रसों को डांस की फॉर्म में दिखाया जाता है। क्या बोला मैंने? अष्टनायिका में 9 रसों को डांस की फॉर्म में दिखाया जाता है, जैसे श्रृंगार रस हो गया, हास्य रस हो गया, रौद्र रस हो गया, करुण रस, विभत्स रस, भयानक रस, वीर रस, अद्भुत रस और शांत रस। ठीक है। ये है अष्टनायिका। 8 क्लासिकल डांस फॉर्म है। 8 क्लासिकल डांस फॉर्म है जिसमें भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, मणिपुरी, कथक और सत्तरिया। ये संगीत नाटक एकेडमी के मतलब इसने रिकॉग्नाइज किया है कि 8 क्लासिकल डांस है। लेकिन जो अपनी मिनिस्ट्री है ना कल्चर की, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, उसने 9 क्लासिकल डांस बनाए। उसमें छऊ जो एक फोक डांस है उसका भी एडिशन करने को बोला है। ठीक है। अब फोक डांस को अगर मैं देखूं तो एक तो मैंने अभी बताया छऊ हो गया, और गरबा है, डांडिया है, घूमर है, कालबेलिया डांस है, भांगड़ा है, झूमर डांस है, और भी बहुत सारे फोक डांस है। ठीक। मॉडर्न डांस वही आजकल के। ठीक है। चलिए, मार्शल आर्ट, ये जो है ना एंशियंट टाइम से ही चली आ रही है। जो मार्शल आर्ट है ना वो एंशियंट टाइम से ही चली आ रही है। पहले वॉरफेयर की तरह यूज होती थी, लेकिन अब जो है ना वो डिमॉन्स्ट्रेशन की तरह यूज होती है, रिचुअल्स के तौर पर यूज होती है, और बेसिकली रिचुअल्स के तौर पर यूज होती है मार्शल आर्ट। ठीक है। और डेकोरेशन वगैरह के लिए, लाइक कलारीपयट्टू हो गया, सिलंबम हो गया, थांगटा मार्शल आर्ट हो गई, गदगा मार्शल आर्ट हो गई, खंडा मार्शल आर्ट हो गई, थोड़ा है, गटका है, लाठी, मर्दानी खेल एटसेट्रा। ठीक। ये मैंने फॉर्म्स बता दिए। ठीक है। चलिए थिएटर में मूव करते हैं। तो थिएटर में ज़्यादा ऐसा कुछ खास नहीं है।
इनसे मतलब जो ज़्यादा क्वेश्चन आते थे वो चीज़ मैंने डिस्कस कर दी है, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन हमको देखने को नहीं मिले हैं, लास्ट ईयर्स भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं। तो जो थिएटर है वो नरेटिव आर्ट होती है एक तरह की, बस इतना समझ लीजिए और बाकी आप देख लेना, ठीक है। इंडियन पपेटरी में हम देखेंगे स्ट्रिंग पपेट, ठीक है, जो स्ट्रिंग से चलाए जाते हैं। शैडो पपेटरी हमको देखने को मिलेगी, रॉड से जो पपेट्स चलाए जाते हैं वो देखने को मिलेंगे, ग्लव्स पपेट देखने को मिलेंगे, ठीक है, मॉडर्न पपेटरी और ट्राइबल पपेटरी, ठीक है। चलिए सिनेमा की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो सिनेमा हिस्ट्री देखेंगे, सिनेमा कौन कौन से हैं इंडिया में, और क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन सिनेमा, फिल्म म्यूजिक ऑफ इंडिया, ठीक है। रिलीजन्स, रिलीजन्स में अगर हम बात करें तो प्री वैदिक रिलीजन हो गया, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म के बारे में बात करेंगे, जैनिज्म, सिखिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म, जुडाइज्म और फिलोसफी के बारे में हम बात करेंगे। 6 तरह की फिलोसफी होती है, ठीक है, सांख्य फिलोसफी, न्याय फिलोसफी, वेदांत फिलोसफी, ठीक है। भक्ति सूफी मूवमेंट की अगर मैं बात करूं तो भक्ति मूवमेंट हमको देखने को मिलेगा जो नदन नॉर्थ में फ्लरिश हुआ था, ठीक है। वैष्णव आचार्य हमको देखने को मिलेंगे, ठीक। अदर सेंट भक्ति मूवमेंट के मतलब बेसिकली हम संतों के बारे में हम देखेंगे भक्ति मूवमेंट के, ठीक। महाराष्ट्र में कैसा धर्म डेवलप हुआ और हम सूफिज्म के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। लैंग्वेज लिटरेचर में देखेंगे संस्कृत लिटरेचर क्या है, पाली लिटरेचर क्या है, प्राकृत कैसी है, तमिल कैसी है, तेलुगु कैसी है, मलयालम, कन्नड़ लिटरेचर, ओडिया लिटरेचर, आसामीज लिटरेचर, बंगाली लिटरेचर, गुजराती लिटरेचर, राजस्थानी लिटरेचर, पंजाबी लिटरेचर, मराठी लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, पर्शियन लिटरेचर और उर्दू लिटरेचर। ये काफ़ी सारे जो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं इसमें, ठीक है। इसको जो करंट में आते हैं वो सब चीज़ें हैं, रिसेंट डेवलपमेंट, ये सब करंट का पार्ट है। तो ये कल्चर का सिलेबस मैंने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब अगली वीडियो में मैं ज्योग्राफी का सिलेबस लेकर के आऊँगा आपके सामने। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद।